नमस्कार, आदाब। नए साल की बहुत-बहुत बधाई आप सबको। पिछला साल जो कुछ भी गुज़रा हम लोगों ने सब देखा, झगड़े, लड़ाइयाँ, वॉर अम, अ, फिर उसके बाद साउथ एशिया में भी जो हालात थे हम लोग के सामने थे, पाकिस्तान के अंदर हालात और बिगड़ते चले जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर भी एक नई समस्या खड़ी हो गई। वहाँ तो हुई है जो कुछ हुआ है, भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। फिर उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान में भी हालात कुछ अच्छे नहीं होते हुए नज़र आते। पूरे रीजन के अंदर एक हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। फिर उसके अलावा ये कि मिडल ईस्ट में तो जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गाज़ा के अंदर 45-46 हज़ार से भी ज़्यादा लोग मर चुके और इतने ही लोग मलबे के नीचे भी कहा जाता है कि दबे हैं। गाज़ा पट्टी उम, बिल्कुल खंडहर में बदल गई है। लोग अब आप इमेजिन कर लीजिए, आप लोगों ने तो रोज़ टी हम सब ने टीवी पे रोज़ देखा है वहाँ के हालात को, उसके बारे में क्या बयान करें। लेकिन अब इस वक़्त के जो हालात हैं, प्लास्टिक के टेंट्स में लोग रह रहे हैं और पानी बरस रहा है, बच्चे अ, ठंड से मर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के कहने के बावजूद सारी कोशिशें वहाँ फ़ेल हो गई। यूएन जनरल असेंबली में तो 140, 145, 43 इस तरह से कंट्रीज़ ने वोट दिया कि भाई सीज़फायर होना चाहिए। पैलेस्टाइन को यूएन का यूनाइटेड नेशंस का पूरा मेंबरशिप मिलनी चाहिए। मगर अमेरिका बार-बार जब ये मसला सिक्योरिटी काउंसिल में आता था तो उसको वीटो कर देता था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रेज़ोल्यूशन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते और बाइंडिंग रेज़ोल्यूशन केवल सिक्योरिटी काउंसिल के ही होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जंग नहीं रुक पाई। फिर उसके बाद ये जंग फैल भी गई, लेबनान में पहुँच गई। लेबनान के अंदर के हालात बहुत ख़राब हैं। बफर ज़ोन वो बना रहे हैं, सीज़फायर हो गया है हिज़्बुल्लाह से, लेकिन उसके साथ-साथ इज़राइल के अटैक्स जो हैं अभी भी जारी हैं। सीरिया में बशर अल-असद तो चले गए, वो एक डिक्टेटर थे। उम्मीद ये थी कि वो जाएँगे तो शायद डेमोक्रेसी वहाँ आ जाएगी, लेकिन वहाँ पे वो जो जिस किस्म की रिजीम आई है, उससे बहुत उम्मीद नहीं लगती। और सीरिया पे तो देखा जाए तो सीरिया वर्चुअली 3 पार्ट में बँट गया। फिर उसके बाद अब देखिए ये युद्ध हो क्यों रहे हैं, हम ये जानने की बात करेंगे कोशिश। गाज़ा के जो हमास ने इज़राइल के अंदर किया वो भी कुछ अच्छा नहीं था। उसमें भी 1200 इज़राइली की हत्याएँ हुई, मरने वालों में अधिकतर सिविलियन थे। 250 से भी ज़्यादा लोगों को इन्हीं ने बंदी बना लिया और अभी भी इनके पास कब्ज़े में हैं, जो युद्ध का कारण बना। युद्ध तो लग ही रहा था कि आएँगे। पहले लग रहा था कि ये जो प्रॉब्लम बढ़ रही थी वो वेस्ट बैंक में बढ़ रही थी। लगातार वहाँ की ज़मीनों पे इज़राइल कब्ज़ा कर रहा था, नए सेटलमेंट बना रहे थे और फिर ये था कि वहाँ से फ़िलिस्तीनियों को ढकेला जा रहा था, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी उनसे, उनके बाग, उनके जो उनकी खेती थी वो डिस्ट्रॉय की जा रही थी। आखिर ये सब इज़राइल कर क्यों रहा है? इज़राइल का बेसिक प्लान जो है वो ग्रेटर इज़राइल बनाने का है। यानी ये जितने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है इज़राइल ने 1967 की वॉर में, उसको वो अब उनका कहना ये है कि ये सब बिब्लिकल लैंड है। यानी उनके पैगंबर और उनके प्रॉफ़िट्स और उनके बादशाह लोगों ने वहाँ पे रूल किया है, ये उनका हक है। ये यहाँ पे फ़िलिस्तीनियों का कोई रोल नहीं, फ़िलिस्तीनी इस ज़मीन को खाली करें। और उनका प्लान ये है कि प्योर जूइश स्टेट बनाना वो चाहते हैं वहाँ पे इन जगहों के ऊपर। और इसको चलते हुए तो वो गाज़ा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो गाज़ा को खाली कराना चाहते हैं। उनका अल्टीमेट गोल ये है कि गाज़ा को फ़िलिस्तीन उन्हीं ने सिनाई में प्रपोज़ किया था कि जो सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, उसके अंदर एक नई शहर बनाया जाए और वहाँ पे गाज़ा को
कि ये जो लोग हैं उनको सेटल कर दिया जाए। मगर पहले इजिप्ट लगता था कि राज़ी हो गया है, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गया। अब उनके ऊपर प्रेशर ये है कि अभी भी उनकी वो डिमांड जारी है, हम आगे भी इस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद ये था कि वेस्ट बैंक के में जो पैलेस्टीनियन हैं या जेरूसलम में उनको सीरिया के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए और ज़्यादातर लोगों को जॉर्डन में, जिनसे उनकी सीमाएँ मिलती हैं। तो इस तरह से ग्रेटर इज़राइल बन जाएगा। फिर इज़राइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक और प्रपोज़ल रखा है न्यू मिडल ईस्ट का। न्यू मिडल ईस्ट के में जो प्रपोज़ल है, उनका कहना ये है कि ये स्टेट्स जो हैं इनके विभाजन हो जाने चाहिए अरब देशों के। वो चाहते हैं कि और अमेरिकन देखिए, इज़राइल की सक्सेस का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि अमेरिकन और की जो फॉरेन पॉलिसी होती है और इज़राइल की जो पॉलिसी होती है, चाहे वो एक ही होती है। तो इज़राइल जो कुछ करता है उसका फ़ायदा अमेरिका को भी होता है। तो इस कारणवश अमेरिका भी उसको लगातार सपोर्ट हासिल कराता रहता है। अमेरिका भी चाहता है कि अमेरिका का कहना ये है कि इराक के में अमन शांति तभी आएगा कि जब इसको भी 3 भागों में बाँट दिया जाए। जैसे सीरिया का हो गया है पार्टीशन, ऐसे ही वो चाहते हैं कि इराक का भी हो जाए। यानी एक तरफ कुर्दिश स्टेट बन जाए और एक तरफ जो है सुन्नी अरब स्टेट्स को बना दिया जाए और शिया अरब स्टेट से अलग रहेंगी। इस तरह से 3 भागों में बाँट दिया। तो इस तरह से 3 भागों में उनको भी बाँट दिया जाए। इराक को भी बाँट दिया जाए। अगर ऐसा हो, फिर दूसरी बात ये कि अमेरिका ये भी चाहता है कि वहाँ से पश्चिम एशिया से वो अपने जो उसकी सेनाएँ हैं वहाँ पे अलग-अलग देशों में, उनको वहाँ से विथड्रॉ कर ले। गौरतलब बात ये है कि अमेरिका जो है वो पर्शियन गल्फ रीजन जो है, उनके जो देश हैं यानी सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सबको सुरक्षा प्रदान करता है। ये सभी देश उसके प्रोटेक्शन में हैं। इन देशों के पास बहुत कमज़ोर सेनाएँ हैं। इन लोगों ने सेनाएँ का गठन नहीं किया था और अरेंजमेंट ये था कि अमेरिका जो है इनको को सुरक्षा देगा, प्रदान करेगा और ये उनको तेल प्रदान करेंगे। लगातार तेल की सप्लाई जारी रहेगी। ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट ये 40s में ही हो गया था अमेरिका के साथ, लेट 40s में। तो वो एग्रीमेंट हालाँकि अब इस साल वो ख़त्म हुआ है, लास्ट ईयर सॉरी, वो ख़त्म हुआ है, रिन्यू नहीं किया है सऊदी अरेबिया ने, लेकिन नया डिफेंस एग्रीमेंट की बात चल रही है उनके साथ। तो वो उनको अमेरिका का प्लान ये है कि यहाँ से वो फ़ोर्सेस हटाएँगे और यहाँ का ठेका जो है सिक्योरिटी का, वो इज़राइल को देना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब देश हैं पहले अब्राहम अकॉर्ड को जॉइन कर लें, यानी जो इज़राइल के साथ अच्छे संबंध अपने बना लें, जिसमें मिलिट्री कोऑपरेशन भी होगा, सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स और फिर उसके अलावा ट्रेड एंड बिजनेस, यानी जो एक दो देशों के बीच में जैसे होते हैं अच्छे संबंध, उस तरह के संबंध वो बना लें। ये संबंध बना लें, मगर फ़िलिस्तीन का मसले को बगैर सॉल्व किए हुए वो चाहता है इज़राइल कि ये मसले हल हो जाएँ। अब ये सब आखिर क्यों चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी सबसे बड़ा रीज़न जो है वो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो चाहता है कि ग्रेटर कंट्रोल उसका तेल के ऊपर होना चाहिए। यानी वेस्ट एशिया के, सेंट्रल एशिया के तेल के ऊपर उनका डिमांड है कि उनका होना चाहिए और सऊदी अरेबिया को उन्हीं ने नोटिस भी दी है कि वो अपने तेल के जितने ठिकाने हैं और असेट्स हैं वो उनके हवाले कर दे, ताकि वो उस तेल को निकालेंगे भी और बेचेंगे भी और तेल की कीमत भी ऑयल कंपनीज़ ही तय करेंगी। ये अभी तक जो था ऑयल का जो एक कार्टेल है ओपेक, वो तेल का कोटा सिस्टम था, उस कोटे सिस्टम के हिसाब से तेल की प्राइस भी कंट्रोल हो जाती थी। वो देखते थे कि कितना
कंज़म्पशन है उसके हिसाब से तेल निकाला जाता था। अब ये है कि ये अमेरिकन खुद चाहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि इसमें इन पूरी पॉलिसी में कुछ इरिटेंट्स भी हैं, जो नहीं चाहते कि ऐसे अमेरिकन पॉलिसी उस क्षेत्र में हो। उसमें सबसे बड़ा एक इरिटेंट जो है वो ईरान है। ईरान के लिए अमेरिका की पॉलिसी है रिजीम चेंज होनी चाहिए। हालाँकि अब उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। जैसे कि रिजीम चेंज के मतलब ये होते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाएगी ईरान के अंदर और डेमोक्रेसी आएगी तो वो नेशनलिज्म को प्रमोट करेंगे और अमेरिका से उनके तब भी अच्छे संबंध नहीं होंगे और उनका वहाँ इससे पहले जब डेमोक्रेसी आई थी 50s में अर्ली तो अमेरिका ने वहाँ पे कू करके उनको हटा दिया था और रज़ा शाह पहलवी जो उस समय बादशाह थे उनको वापस ला के बिठा दिया था। उसके बाद एक बहुत ही रुथलेस रिजीम वहाँ पे कायम हुई थी जिसको हटा के इस्लामिक रिवॉल्यूशन वहाँ पे आया। तो वो चाहते हैं कि यही रिजीम रहे मगर ये कि ये रिजीम जो है अमेरिका के साथ कोऑपरेट करे और अमेरिकन इजरायली पॉलिसी जो उस क्षेत्र की है उसको उसका जो उसके खिलाफ जो बात करते हैं वो करना बंद करें। ईरान की अभी तक जो पॉलिसी रही ईरान का मानना ये है कि ये जो पर्शियन गल्फ रीजन है उनका कहना ये जिसमें अरब देश हैं खाड़ी के देश जिसे भी कहते हैं अरब ये खाड़ी के सभी देश जो है इनकी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए और अमेरिका का वहाँ पे कोई रोल नहीं है उनको विड्रॉ करना चाहिए ये अमेरिका की पॉलिसी है और वो खुल के इजरायली अमेरिकन पॉलिसी को के खिलाफ बोलते हैं और हमने ये भी देखा कि जब हमस के ऊपर अटैक हुआ तो ईरान के जो सहयोगी दल थे मिलिटेंट ग्रुप्स जो उसके सपोर्टर्स थे जिनको के अमेरिकन का कहना ये कि ईरान की प्रॉक्सी है हालांकि बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो बहुत पुराने हैं ईरान के रेवोल्यूशन से पहले की हूती मूवमेंट है या हिजबुल्ला में पहले हिजबुल्ला नहीं था तो अमल था और अमल से पहले दूसरे मूवमेंट थे जो एक लंबी लड़ाई जिन लोगों ने इसराइल से लड़ी है ये काफ़ी समय से है इराक में भी शिया मलेशिया का गठन सद्दाम हुसैन के पीरियड में ही हो गया था बल्कि उससे पहले इससे शुरू हो गए थे मूवमेंट लेकिन ये सभी ग्रुप जितने भी हैं ईरान के ऊपर काफ़ी निर्भर हैं उनके लिए ये ईरान उनको जो है वो टेक्नोलॉजी भी देता है वीपेन बनाने की और फिर उसके बाद वीपेन भी सप्लाई किया है और आइडियोलॉजिकली भी ये ईरानियन रेवोल्यूशन के को सब्सक्राइब करते हैं तो ये ग्रुप जो है उन्हीं ने खुल के हमास का साथ दिया मगर दूसरे अरब देशों ने हमास के साथ नहीं आए उसका नतीजा ये हुआ और दूसरी बात ये कि ईरान की जो थी ईरान ने भी बहुत सी गलतियां की जैसे कि ईरान ने इतनी बड़ा जो हिजबुल्ला और ये सब लड़ रहे थे और इन हिजबुल्ला की ख़ास तौर से लेबनान की जो पूरी स्ट्रेटजी थी वो सीरिया पे बेस्ड थी जो सप्लाई रूट था और असद के चले जाने से वो सबको लैप्स हो गया उनके यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर था या क्या था समझ में नहीं आता रशिया के भी बहुत बड़ी मिस्टेक हाफिज अल असद के समय से ये रूल वहाँ पे चल रहा है लगभग 50 साल से उनका रूल था ये बहुत ही ऑटोक्रेटिक रूल था डिक्टेटर थे वो वहाँ पे और इनकी रिजीम काफ़ी अनपॉपुलर हो चुकी थी जनता के बीच में जनता चाहती तो थी कि ये जाएं 2011 में बहुत पॉपुलर अपराइजिंग थी मगर जनता ये नहीं चाहती थी कि इनके जाने के बाद वहाँ पे कोई कट्टरपंथी आईएसएस जैसा संगठन वहाँ पे आए या अलकायदा आए तो वो चाहते इसीलिए बहुत साल तक इनकी रिजीम चलती रही लेकिन बाद में जो मुल्क था वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया था कुछ उसके पास टैक्सेस नहीं थे रेवेन्यूज नहीं थे सैलरी तक देने को आर्मी के भी लोगों को सैलरी नहीं दे पाते थे बाज़े आर्मी जनरल की तो सैलरी कुल $40 तक हो गई थी तो उन हालात में ज़्यादातर आर्मी के जो ऑफिसर्स थे वो उनको जॉर्डन में और इजिप्ट में जाके उनको जो पहले ही खरीद लिया गया था इसराइल ने खरीद लिया था उनको और उन्होंने जंग लड़ने से भी इनकार किया और उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया तो ये जो हालात हैं वो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो नया साल आ रहा है इस नए साल में सुधरते हो सकता है कि कुछ समय के लिए पॉज हो जाए थोड़े समय के लिए रुक जाए युद्ध मगर नहीं इसलिए कि अब जो
सीरिया के टूटने के बाद इज़राइली जो हैं वो इजिप्ट को भी वार्निंग दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि इजिप्ट भी जो है वो उनकी जो मेन डिमांड है वो चाहते हैं कि ये गाज़ा के लोग वहाँ पे सिनाई पेनिनसुला में सेटल किए जाएँ, जिनको वो अभी इनकार कर रहा है, इसलिए वो इजिप्ट के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। जॉर्डन को भी उन्हीं ने चेतावनी दी है, जिस पे हम अलग से बात करेंगे बाद में। तो ये हालात हैं। इन हालात के बीच में 2025 आ रहा है। अब क्या नया मिडल ईस्ट बनेगा? इसलिए कि इज़राइल के हौसले बुलंद हैं, उसको रोकना किसी के लिए अरबों में ताकत नहीं है। अरब बैठे से खामोश थे, वो ये देख रहे थे कि जो गाज़ा में हो रहा है या जो कुछ भी उस क्षेत्र में हो रहा है, वो सोच रहे थे कि वहीं पे निपट जाएगा। ये लड़ाई ईरान और इज़राइल के बीच में है, प्रॉक्सी वॉर है, और ब्लड इट्स अ वॉर बिटवीन द टू डेविल, लेट देम फाइट एंड डाई। लेकिन अब ये कि उनको सीरिया के टूटने के बाद उनको लग रहा है कि अब ये प्रॉब्लम इराक में आएगी, और इराक में आने के मतलब ये है कि ये बॉर्डर उनका वहां से मिलता है, सऊदी अरेबिया से। सीरिया के अंदर डेमोक्रेसी तो आई नहीं है, वहाँ पे जो ग्रुप्स आए हैं वो बहुत से स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, 4 बड़े हैं, बाकी छोटे हैं। अल-कायदा, अल-नुसरा अल-कायदा की है, जिसका अल-नुसरा का बहुत समय से इज़राइल के साथ संबंध रहा है। जब से ये बना है तब से इज़राइल के साथ संबंध रहा है, और भी दूसरे ग्रुप्स का रहा है। इसी के हमें याद है कि जब ये इनके लोग ज़ख्मी होते थे तो इज़राइल भेजे जाते थे इलाज के लिए, और अभी भी पिछले भी ऑपरेशन में भी जब वो ऐसे जो भी ज़ख्मी होता था उनको इज़राइल ही भेजा जाता था। इज़राइल का कहना ये था कि मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको अ, लिया जाता है अस्पताल में। बहरहाल ये एक है, इज़राइल का वर्चस्व है, इज़राइल ने वहाँ के ऊपर पूरी गोलान हाइट्स पे कब्ज़ा कर रखा है, बल्कि जो कैपिटल है सीरिया का, दमिश्क, उससे 20 किलोमीटर दूर पे है। अब मुझे नहीं लगता कि यूएस पॉलिसी में ट्रम्प साहब 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बन जाएँगे, कोई बेसिक पॉलिसी में कोई चेंज आएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट बनते हैं और रिटायर भी हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अमेरिकन पॉलिसी में चेंजेस नहीं आते। प्रायोरिटीज़ अलग-अलग होती हैं प्रेसिडेंट्स की। बाइडेन ने काफ़ी का जो था कंसंट्रेशन रशिया के ऊपर था, हो सकता है कि जो अब ट्रम्प साहब आएँगे तो ट्रम्प का हो सकता है कि लगता ऐसा है कि उनका चाइना के कंटेनमेंट की तरफ उनका ज़्यादा रुझान नज़र आता है। अब इन हालात के बीच में मिडल ईस्ट गुज़र रहा है। डर इस बात का है कि ये युद्ध कहीं फैल ना जाए। अगर फैल गया, और इससे कि इसमें ईरान जो है को इज़राइल बार-बार चेतावनी दे रहा है कि वो उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक करेगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे कि 1-2 चीज़ें समझने की, ईरान जो है वो इराक या सीरिया या लीबिया की तरह नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग देश है। और दूसरी बात ये कि काफ़ी यूनिटी भी नज़र आती है उस देश के अंदर, लोगों के अंदर नेशनलिज़्म डीप रूटेड है, पर्शियन नेशनलिज़्म। और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि उसकी सेना भी काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड है, और उसके पास वेपन सिस्टम भी काफ़ी अच्छे हैं। हालाँकि अमेरिका और इज़राइल के मुकाबले में उनके नहीं है, मगर इतना ज़रूर है कि वो ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब कर सकता है, और बहुत से युद्ध को, बहुत जहाँ-जहाँ अमेरिकन ट्रूप्स होंगे उनको टारगेट भी करने की कोशिश कर सकता है। और उसके साथ हिज़्बुल्लाह, उसके साथ-साथ हिज़्बुल्लाह और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं ख़ास। और कहाँ तक होगा, क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। ईरान के पास बार्गेनिंग कैपेसिटी भी है। पश्चिमी देशों को तेल चाहिए, वो तेल की सप्लाई कर सकता है, गैस भेज सकता है ईरान से। फिर उसके अलावा ये भी है कि ईरान को लेके अमेरिका के अंदर डिवीज़न भी है। बहुत से अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं उनका कहना ये है कि ईरान से युद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत समय तक चलेगा और बहुत लॉसेस होंगे। ईरान का तो होगा ही जो कुछ हशर, लेकिन साथ में अमेरिकन्स के भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, और क्षेत्र में फैल जाएगा। और तेल की सप्लाई के डिस्टर्बेंस से अगर लंबे समय तक हो जाती है तो रिसेशन का भी डर है अमेरिका के अंदर, यानी अमेरिका दोबारा से मंदी के दौर में आ सकता है, और अमेरिका के मंदी के मतलब ये है कि फिर यूरोप और दूसरे देशों पे उस पे असर पड़ेगा। तो
इस ये सब बार्गेनिंग कैपेसिटी है ईरान की, जिसको ईरान आने वाले समय में ज़रूर एक्सप्लॉइट करेगा, या पहले से भी वो इस तरह की बातें करता रहता है। क्या इज़राइल अमेरिका की बातें मान लेगा? हमने देखा है कि पहले अक्सर बहुत सी चीज़ों पे अमेरिका और इज़राइल के डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन माइनर डिफरेंसेस थे, लेकिन अगर इज़राइल ने कोई इनिशिएटिव लिया है तो बाद में अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया। अगर इज़राइल अटैक करता है, और उसने अभी सीरिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल किया है, वो एक टेस्टिंग था, वो एक वार्निंग है। मैं समझता हूँ ईरान को। अ, तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि युद्ध में ईरान के इज़राइल के समर्थन में सपोर्ट करें। बहुत सी चीज़ें हैं। रीजन बहुत बड़ा है, यमन का भी मसला है। यमन में अब इज़राइली बात कर रहे हैं कि वो उसके अपना एक बेस बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। अ, उम्मीद करते हैं कि 2025 जो है वो अच्छा हो, इसमें युद्ध ना हो, बातचीत से मसले ढूंढे जाएं, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस बनी थी, और एक इंटरनेशनल लॉ है जिसमें तय हुआ था कि आपस के जो भी झगड़े होंगे वो बातचीत से होंगे। युद्ध जिस प्रकार के हो रहे हैं वो यूएन जो लॉ है उसके उसके विरुद्ध सारे युद्ध हो रहे हैं। सिविलियन जनता को टारगेट किया जा रहा है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ये बंद हो 2025 में, और एक नया दौर शुरू हो। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। नया साल एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो।